हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश नागपाल। वेलकम बैक टू ज्यूरिस लीगल चेंबर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको अरेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला, हु कैन मेक द अरेस्ट। ऑब्वियसली हम सबको पता है पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट करते हैं, बट दे आर नॉट द ओनली वन। पुलिस ऑफिसर्स जो अरेस्ट करते हैं इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 और लोगों के बारे में बताऊंगा जो अरेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, अरेस्ट हाउ मेड। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हुए आपके ऊपर कितनी फोर्स यूज कर सकते हैं, कैन दे शूट व्हाइल अरेस्टिंग। थर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ सर्च ऑफ प्लेस एंड अरेस्टेड पर्सन। कहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स अंदर दरवाजा तोड़ के जा सकते हैं, किसी और तरीके से घुस सकते हैं घर में, किस केस में नहीं घुस सकते, वो इस बारे में आपको बताने वाला हूँ। ऑल्सो अगर वो प्लेस कोई विमेन ओन करती होगी तो उस केस में पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस सकते हैं या नहीं घुस सकते। स्पीकिंग ऑफ विमेन, फोर्थ पॉइंट यही है कि किसी विमेन को किस केस में अरेस्ट किया जा सकता है। विमेन को अरेस्ट करने के लिए क्या क्या अलग चीजें हैं, अलग प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करने जरूरी है। लास्ट इज राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। बेसिकली कितने टाइम में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, बेल कब मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती, और साथ में हमारी हेल्थ की राइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें राइट्स में इंक्लूडेड होगी। सो बिफोर वी स्टार्ट, I think that this is the information that every vigilant citizen of the country should know about. So let's begin. So first part of our video is who may arrest. वैसे तो टोटल इसके 4 सेक्शंस है, सेक्शन 41, सेक्शन 42, 43 एंड 44। बट सेक्शन 41 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया हुआ है इन व्हाट सिचुएशन अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट। सेक्शन 41 की ही एक्सेप्शन है एक, जिसमें ये बताया हुआ है कि किन सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते। जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उस केस में एक्यूज को पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट अथॉरिटी इज पुलिस ऑफिसर। सेकेंड इज सेक्शन 43। सेक्शन 43 में ये बताया हुआ है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है when the accused has committed or the reasonable suspicion is there that accused has committed cognizable as well as non-bailable offense. So here's the tricky part, cognizable और non-bailable offense होना जरूरी है। कोई भी पुलिस ऑफिसर तब अरेस्ट कर सकता है जब cognizable offense हो। अगर कोई प्राइवेट पर्सन, यानी कि अगर आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर you have to ensure that it is also non-bailable offense other than cognizable offense. कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉग्निजेबल और बेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 420 आईपीसी, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये ऐसे टाइप के ऑफेंसेस, इसमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते एज अ प्राइवेट पर्सन। बट जो दूसरे ऑफेंसेस होते हैं जो थोड़े ग्रीवियस नेचर के होते हैं, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, आउटरीचिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, इन केसेस में प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। सो इन सच अ केसेस वेयर रीजनेबल सस्पेशन एग्जिस्ट, police officer shall re-arrest the accused. Now moving on to section 44. Basically अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी तरीके का ऑफेंस होता है, no matter that it is cognizable और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी भी टाइप का ऑफेंस अगर मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में होता है तो उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द अरेस्ट और ही कैन अरेस्ट हिमसेल्फ। अब इन सब की एक एक्सेप्शन है। अब तक मैंने आपको 3 लोग बताए, पुलिस ऑफिसर, कोई भी प्राइवेट पर्सन और मैजिस्ट्रेट, ये तीनों अरेस्ट कर सकते हैं अलग अलग केसेस में। बट ये तीनों ही किसी आर्म फोर्स के मेंबर को अरेस्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 45 ये बोलता है कि कोई भी आर्म फोर्सेस का मेंबर जो होगा, फॉर आर्म फोर्सेस में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इंक्लूडेड होगी, इनके किसी भी मेंबर को अरेस्ट नहीं करा जा सकता इन तीनों के द्वारा ही। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट, अरेस्ट हाउ मेड। बेसिकली सेक्शन 46 के अंदर ये क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है, एनी ऑफिसर शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन हु इज टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर इज क्लियर सबमिशन बाय वर्ड्स और जेस्चर। तो अगर कोई खुद सरेंडर कर रहा होगा उस केस के अलावा हर केस में पुलिस ऑफिसर एक्यूज की बॉडी को टच कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है। बट देयर इज अ एक्सेप्शन, if such person forcibly resist the endeavor to arrest him, अगर वो भागने की कोशिश करता है या वो लड़ाई करता है कि उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर
police officer shall use all means necessary to arrest him. But does all means necessary includes the right to shoot? क्या पुलिस ऑफिसर शूट कर सकता है एक्यूज को अगर एक्यूज भागने की कोशिश करे? वेल, सेक्शन 46 सब सेक्शन 3 क्लियरली ये स्पेसिफाई करता है अनलेस एंड अनटिल अगर एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस करे विच इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ सेंटेंस, उसके अलावा पुलिस ऑफिसर शूट नहीं कर सकता. सो इन शॉर्ट, अगर एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस करा है विच इज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर कैन इवन शूट द पर्सन if he forcibly resists the endeavor to arrest him. Moving on to search of place and arrested person. So basically search of place मैं आपको पहले बताऊंगा which is defined under section 47. अगर कभी भी किसी पुलिस ऑफिसर को reasonable suspicion हो कि accused किसी जगह को own करता है या accused currently वहाँ पे reside कर रहा है, currently वहाँ पे रह रहे हैं, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर्स वहाँ अंदर जा सकते हैं. बट व्हाट इफ अगर वो दरवाजा ना खोल रहा हो या अंदर और लोग जो पुलिस ऑफिसर्स को एंटर करने से रोक रहे हो, उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर्स कैन फोर्सिबली ब्रेक इन टू दैट हाउस. उस केस में वो किसी डोर को भी तोड़ सकते हैं, विंडो तोड़ के भी अंदर जा सकते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, व्हाट इफ सच प्लेस इज ओन्ड बाय एनी फीमेल और बाहर कोई फीमेल ऑफिसर ना हो जो अंदर जाके चेकिंग करने वाली हो, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर्स उस विमेन को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो पहले बाहर आ जाए और उसके बाद वो अंदर उस जगह को सर्च करेंगे. सेक्शन 51 स्पेसिफाइज कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया तो अरेस्टिंग ऑफिसर के पास ये राइट होता है कि वो अरेस्टी को सर्च करे. अगर उसके पास से कोई भी सामान मिलता है, कोई भी आर्टिकल मिलता है जिसे अरेस्टिंग ऑफिसर अपनी कस्टडी में लेता है, तो उसके लिए अरेस्टी को प्रॉपर रिसीट दी जाती है. अरेस्टी अगर रिसीट लेने की हालत में नहीं होता तो उसके किसी फैमिली मेंबर को रिसीट दी जाती है उस आर्टिकल की. बट अगर सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली अगर उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन मिलता है तो उसे इमीडिएटली कस्टडी में लिया जाता है और कोर्ट में उसे प्रेजेंट किया जाता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, अरेस्टिंग ऑफ विमेन. टोटल 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी विमेन को अरेस्ट करते टाइम ध्यान दिए जाते हैं. फर्स्ट, सेक्शन 46 सब सेक्शन 4 क्लियरली स्पेसिफाइज no women shall be arrested before sunrise and after sunset. इसे इस तरीके से भी बोला जाता है इंडिया में कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद किसी विमेन को अरेस्ट करना अलाउड नहीं है, अनलेस, इसकी एक एक्सेप्शन ये है, अनलेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशल ऑर्डर इशू करे, वारंट निकाले ऐसी विमेन के अगेंस्ट. सेकेंड पॉइंट इज, अनलाइक मेन जहां उन्हें अपना सबमिशन ओरली या बाय जेस्चर बताना पड़ता है, women are assumed that they are surrendering unless the contrary appears. उनका एज्यूम ये करा जाता है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, वो कोई फोर्सिबली रेजिस्ट नहीं करेंगे ऑफिसर्स को, अनलेस कॉन्ट्ररी सर्कमस्टांसेस हो. कॉन्ट्ररी सर्कमस्टांसेस में जब विमेन अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे या फिर धक्का दे के निकलने लगे, उस केस के अंदर कोई फीमेल ऑफिसर ही विमेन को अरेस्ट कर सकती है. सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि कभी भी अगर किसी विमेन को सर्च करना हो, कोई ऑफेंसिव वेपन उसके पास होने के चांसेस हो या फिर कुछ भी कोई अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसके पास होने के चांसेस हो, तो उस केस के अंदर सिर्फ एक विमेन ऑफिसर ही दूसरे विमेन को सर्च कर सकती है. एंड सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि ऐसे केस में विमेन ऑफिसर भी जहां विमेन को सर्च कर रही हो, डिसेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. You must have seen in Hollywood movies, जब भी कोई FBI एजेंट किसी को अरेस्ट करने जा रहा होता है तो FBI एजेंट बोलते हैं दिस इज एजेंट XYZ and you are under arrest for this offense and you have a right to remain silent, you have right to attorney X वगैरह वगैरह. So thanks to Bollywood, इंडिया में पुलिस की रेपुटेशन काफ़ी अलग है. बट सेक्शन 50 एंड सेक्शन 50A इनके अकॉर्डिंग इंडिया में भी सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट करता है उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है. अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर को ये भी बताना होगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है एंड आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बुला के आपकी बेल इसमें ग्रांट हो जाएगी. एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50A ऑफ CRPC, arrestee has right to inform any of his nominee about the arrest. So basically section 41D जिसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसके अकॉर्डिंगली यू हैव अ राइट टू एडवोकेट.
अगर आप एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो उस केस में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड यू एन एडवोकेट। स्पीकिंग ऑफ राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरे इंपॉर्टेंट केस के बारे में बताने वाला हूँ, नीलाबाती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 1993। बेसिकली इस केस के अंदर एक लड़के को पुलिस कस्टडी में लिया गया था। उसकी माँ उससे मिलने की कोशिश करती रही बट पुलिस ऑफिसर्स ने अलाउ नहीं किया था उससे मिलने के लिए। 4 दिन बाद उस लड़के की डेड बॉडी जो थी रेलवे ट्रैक पे मिली। तो उसकी माँ हु इज द पेटिशनर हियर, नीलाबाती बेहरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर सेक्शन 55A एन्यूमरेट किया था। सेक्शन 55A ये बोलता है कि कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो होता है उसकी हेल्थ का ध्यान रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पुलिस की होती है। जिनके पास भी कस्टडी होती है, जो भी अरेस्टिंग ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने उसकी इंक्वायरी की होती है, दे आर अकाउंटेबल फॉर एनी ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस। एंड एट लास्ट सेक्शन 57, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57, किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट किया जाता है then he shall be presented before the magistrate within 24 hours. So thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, don't forget to like and share. सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को, आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे वीडियो के। थैंक यू सो मच।